This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे, और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मुनासिब और बहुत ही रेलेवेंट शख्सियत मौजूद है स्टूडियो में। इनका नाम है एहतशामुद्दीन साहब, जो कि इस वक्त चेयरमैन हैं कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के, काटी के। साथ ही साथ ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के एक ज़माने तक, और इनका जो असल ट्रेड है, इनकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो एक बहुत ज़माने से प्लास्टिक इंडस्ट्री है। इसलिए हमने सोचा कि आज हम उनसे तफसीलन प्लास्टिक इंडस्ट्री पे बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे हमने बहुत कम बात की है इन प्रोग्रामों में। थोड़ी बहुत हम इनसे काटी के बारे में भी पूछेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। एहतशामुद्दीन साहब, वेलकम टू आवर शो। Congratulations on becoming chairman of a very prestigious organization. बहुत शुक्रिया। आप आए हमारे स्टूडियो में, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है। पहले तो थोड़ी बहुत आप बताएं कि आपके जो इलेक्शन हुआ अभी रिसेंटली, इसमें आपको आप बने चेयरमैन, तो क्या आपको चैलेंजेस पेश हैं एज ए चेयरमैन ऑफ दिस एसोसिएशन? पूरे पाकिस्तान में बिजनेसमैन काफ़ी स्ट्रेस में है। व्हाट इज दिस स्पेसिफिकली ट्रू फॉर काटी? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया कि मैं आपके चैनल के जरिए काटी के लिए और प्लास्टिक के हवाले से बात कर सकूँ। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं एवरी ईयर, और ये टेन्योर 1 साल के लिए होता है। इसमें सितंबर में जो इलेक्शन हुए, तो अक्टूबर 1 से मैंने चार्ज लिया है, और ऑफिस बेयर हमारे होते हैं, इसको मिला के 3 हैं, चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन हैं हमारे, एक तारिक मलिक साहब हैं और एक हशाम रजाक साहब हैं, तो उनमें साथ वाइस चेयरमैन हैं। काटी के अंदर माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक सिलसिला चल रहा है अंडर दी पैटर्नेज ऑफ SM मुनीर साहब, जो हमारे पैटर्न इन चीफ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जो इसमें हुए इसके अंदर में हम तीनों अनअपोज्ड एक आए हैं। और हमें जो चैलेंजेस हैं, जो इस आपने बात की, एक्चुअली क्या है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले मेरे किसी पेशरों ने नहीं किया हो। मुझसे पहले जो चेयरमैन थे माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा, उन्होंने कंधारी जौहर कंधारी साहब, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, और उनसे पहले भी हमारे चेयरमैन जो आ रहे हैं, तो हम एक उस थीम के ऊपर काम कर रहे होते हैं और एक साथ मिलजुल के ही काम कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्होंने नहीं किया और हम अनअपोज्ड। इसी के मुकाबले में हम कुछ दूसरे चैम्बर्स वाले की बात सुनते हैं, बड़ी गंदी सियासत चलती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये सिलसिला एक दूसरे को आप लोग देते हैं जी। और बाद में भी, उसके बाद भी जो है हम एक लाइजन रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थोड़ा अच्छा इसमें एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, बहुत अच्छा, एक समझिए कि फैमिली हम काम कर रहे होते हैं। तो इसमें अभी फ़िलहाल जो चीज़ें हम इसको टैकल कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक तो वो आप देख रहे हैं कि सब पूरे शहर में एक प्रॉब्लम है यूटिलिटीज़ के हवाले से, जिसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का ये मसला एक है, वो हम इसको हैंडल कर रहे हैं। जो ये मसाइल काफ़ी हद तक जो है दूसरी एसोसिएशंस को भी फेस कर रहे हैं वो लोग। लेकिन बहरहाल इसके अंदर गैस के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आई इस दफ़ा, जिसकी असर जो है वो KC पर भी आया और प्रॉब्लम आई। लेकिन रिसेंटली अभी 2-3 दिन पुरानी बात है कि कुन्नर में एक जो वेल है उसको कनेक्ट किया गया है, जिससे 100 MMCFD जो है वो ऐड हो गया इन लाइन, जिसकी वजह से हमारी गैस KC को मिल गया। उसमें ऐसा है कि 100 MMCFD मिलने से 50% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें SSGC को मिल जाएगा, और दूसरा 50% जो है 50 MMCFD जो है वो नॉर्दर्न को, 2 कंपनीज़ हैं उनको मिल जाएगा। जो हमें मिलेगा उसमें से KC की तरफ भी जाएगा, इंडस्ट्री में भी आएगा। और इसकी एक मतलब बड़ी अच्छी खबर ये है कि जैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा होगा, और ऐसा हुआ भी। कल रात को मुझे KC से इंफॉर्मेशन मिली कि उन्होंने अनाउंस किया कि वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लोड शेडिंग बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो गैस सप्लाई है वो इम्प्रूव हो गई है, बेहतर हो गई है, एज प्रॉमिस्ड उन्होंने कर दिया। और मैं उनको मतलब मुबारकबाद भी दूंगा। और इसके सिलसिले में जो हमारे मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के डॉक्टर आसिम साहब, उनको भी। और ये सबसे ज़्यादा मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि इसमें हमें जो तकलीफ़ आई, और इसमें किसने अगर हमारी हेल्प की, तो गवर्नर सिंध इशरत अली अब्बास साहब थे।
तो मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से मैं उनको ज़रूर मुबारकबाद भी दूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा इसमें हमारी हेल्प की है। तो ये एक तो यूटिलिटीज़ के हवाले से प्रॉब्लम था हमें, जो जिसकी वजह से हम अपने ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे थे। बल्कि पिछले दिनों ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ये रही कि लोग बहुत क्राइसिस में आ गए थे, जो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर से ख़ास करके, क्योंकि आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जब एंड हो रहा होता है तो क्रिसमस वगैरह आ रही होती है, तो उसके हवाले से हमें ऑर्डर पूरे करने होते हैं, उसमें बड़ी तकलीफ़ आ रही थी। लेकिन बहरहाल के इसी का हमें काफ़ी ताउन था, जब होता था उनके पास फौरी तौर पे हमें फ़ौरन वो मतलब हमें इत्तला भी करते थे कि कब बंद होगी क्या होगा, तो हम उसके साथ कर लेते थे। तो यही मामला हमारा SSGC के साथ भी है और उनके साथ भी हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है कि जो हमें इन्फॉर्म भी करते हैं और हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। मैं काफ़ी उनका मतलब ताबिश गौहर साहब और अजीम इकबाल साहब जो हैं SSGC के, उनका शुक्रगुजार हूँ कि काफ़ी अच्छा लाइजन उनका कम से कम काटी की हद तक तो मौजूद है। पानी का एक क्राइसिस था, वो काफ़ी हद तक हल हो गया उसके प्राइसेस वगैरह का, लेकिन अभी हमें पानी इतना मिलना शुरू नहीं हुआ। हमें उम्मीद है जल्दी उसके ऊपर भी हम काबू कर लेंगे और इंशाल्लाह वो हम कर लेंगे। अब जो एक प्रॉब्लम कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा डेवलप नहीं है। जब ये 70 के अंदर ये शुरू हुआ ना काम इसका, उस वक्त उसका अगर आप मैप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर पार्क भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अफसोस की बात यह है कि जब वो एक सैलाब आया था, उस पर जो तबाहकारियाँ हुई थी, उसके बाद से तो ये जो मतलब सेवरेज का इंतज़ाम एक्चुअली नहीं है वहाँ पे। जो हमारे यहाँ ये जो अभी आप सेवरेज के जो लाइंस यूज़ हो रही हैं, इनफैक्ट वो हैं ड्रेन वाटर के हवाले से, जो स्ट्रॉम वाटर है, स्ट्रॉम वाटर का उसको हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। अब मसला सिर्फ इनका जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो पिछली जो हमारे यहाँ एक बड़ा वो गुजरा है एक रिजीम जिसमें ये नाजिम का सिस्टम आया था इसमें, तो उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव हुआ और बहुत रोड 8000 बना और काफ़ी उसके साथ 2000 आज तक तैयार नहीं हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। वो हम अब खुद कर रहे हैं कुछ काम, लेकिन जो मेन रोड तो बहुत सारे रोड्स ऐसे थे जो वहाँ पे उन्होंने बनाए और काफ़ी अच्छा काम भी इसमें हुआ, काफ़ी हद तक काम हुआ। वरना जो आप रोड 8000 जिसका नाम है जो दारुल की तरफ जाता है वहाँ आप जा नहीं सकते थे, अब बहुत हाँ अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। अच्छा, इस सिलसिले में ये हुआ कि पिछली दौर में एक प्रेसिडेंट साहब ने कंपनीज बनाई, जितनी टाउन्स है ना तो उतनी ही टाउन्स एसोसिएशंस के अंदर उन्होंने कंपनीज भी ऑर्डर किया और उसके अंदर जो है ना उन्होंने फ़ंड भी दिए और उसकी मैचिंग जो ग्रांट थी वो आनी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वो तो अभी तक नहीं आई, लेकिन बहरहाल जो फंड हमें मिले उससे हमने काफ़ी काम किए और डेवलपमेंट इसका हमने बनाया। इससे कोरंगी में हमने बनाई काइट DMC, उसका मतलब ये है कोरंगी इंडस्ट्रियल टेरिटरी स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें अब्दुल हसीब खान साहब जो सेनेटर हो गए उन्होंने काम किया, वो CEO रहे 3 साल, बल्कि इसके साथ नेक्स्ट भी उसमें रहे, वो रिटायर हुए। अब जो है मसूद नकी साहब CEO हैं, अच्छा वो उसको चला रहे हैं। तो उसके अंदर हमने इसमें काफ़ी काम किए, मिसाल के तौर पे हमने इसमें लाइटिंग की है और 3300 के करीब जो है ना लाइट्स वगैरह लगाए, पोल्स लगे हैं इसके अंदर। और रात में असल में होता ये था कि जब ये जैसी रात होती है वहाँ पे क्राइम रेट भी बढ़ जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, अंधेरा, तो वहाँ पे ये लाइट का सिस्टम किया गया। रोड्स अब हम बना रहे हैं, कैमरेज लगा रहे हैं, ये सारे काम जो है ना वो जो पुल आपने बनाया बलूच से वो भी जी हाँ, ये एक्चुअली ये बहुत पहले इसकी बुनियाद रख दी गई थी, इस पे काम हो रहा था, ये छोटे लेवल पे था और EBM जो कंपनी है उसमें इसका बड़ा ताउन है। उस सबसे जो मेजर फंड है सबसे बड़ा वो ये, इसीलिए उनके नाम पर भी रखा गया है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो अब ये जो है काफ़ी काम उस पर हो रहा है। रिसेंटली भी मेरी मुलाकात हुई थी मैं और CEO साहब जो हैं हमारे मसूद नकी साहब, इसमें हम कमिश्नर साहब से मिले थे जाके रोशन अली शेख साहब के पास, उन्होंने उनसे काफ़ी हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने फौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे उन्होंने एक्शंस लिए, फौरी तौर पे अहकाम जारी किए सफाई के हवाले से। वो चाहते हैं कि इसको ग्रीनर काटी बनाया जाए, बिल्कुल उसको उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो इस काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अभी हमें जो प्रॉब्लम इसमें आ रही हैं वो तो कुछ इस हवाले से कुछ एनक्रोचमेंट वगैरह हैं, कुछ थोड़े से प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि अभी हमारे पास रोड्स वगैरह प्रॉपर नहीं है, इसमें काफ़ी फ़ंड की ज़रूरत है। इवन वाटर बोर्ड के पास फ़ंड नहीं है कि वो पानी के हद ये है कि बास फैक्ट्रीज़ के सामने लाइंस जो P की लाइंस हैं 8 इंच वाली वो पड़ी हुई है, उसको कनेक्ट करना है,
उसके लिए 5-10 लाख रुपए चाहिए, वो भी फंड का एक प्रॉब्लम बना हुआ है कि वो कैसे कनेक्ट किया जाए। सुना गैप उनके रिसोर्स। हाँ, अब ये जी हाँ, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी कम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जो वो कनेक्शन हमें दे दें लोगों को, इंडस्ट्रियल्स को, तो लोग उनको नहीं, लोग तो पैसे देने को तैयार हैं। देखिए अभी ये है कि लोग टैंकर से पैसे मंगा रहे हैं, लेकिन टैंकर भी तो फ्री में नहीं देता था, बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ता भी है और क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। अगर यही चीज उनको पानी मिल जाए बिल्कुल तो, और वो उसको बिलिंग जब होगी, मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री जो मैं जानता हूँ वहाँ पे बात ये हो रही थी कि शायद उनको अभी मिसाल के तौर पे 15,000 रुपये पानी पे खर्च हो रहे हैं, और अगर कहीं वाटर बोर्ड का वो लाइन जो थोड़ी सी लाइन की कमी है वो लग जाए तो शायद उनका बिल बहुत वो मांगी है तो 1,000-1,200 बनेगा, मेजर सेविंग हो सकती है। देखिए बेनिफिशियल टू बोथ ये है कि जैसे ये कनेक्शन देंगे ना, लोगों को मीठा पानी मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर टैंकर से पानी आता है वो की क्वालिटी कोई वो अच्छी नहीं होती है, उसके अंदर मिक्स पानी होता है बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि अगर मीठा पानी अलग रेट होता है, वो एक्चुअली मीठा पानी आता कहाँ से, हमारी किसी जगह से वो पानी को उन्होंने ब्रेक किया हुआ होता है और वहाँ से वो भर के ले आते हैं, हम वो वाटर बोर्ड का पानी हमको भेज देते हैं। बिल्कुल, तो वो हमारा एक अलग सिलसिला चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कनेक्शन दे दिए जाएं, इसके जो कनेक्शन का रेट है वो कम कर दिया जाए, तो लोग जब इनसे खरीदेंगे तो इनको अपना रेवेन्यू इनको बहुत आगे निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी हर चीज का बिल देते हैं, पानी का क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल, आप उससे वैल्यू ऐड भी तो करते हैं। देखिए जो लाइन पड़ी थी ये बहुत पुरानी काफी बात हो गई और आपके प्रीडिसेसर्स वगैरह से भी हम बहुत बात करते रहे। आज पहली दफे हमें एक प्लास्टिक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट मिला है तो थोड़ी आज प्लास्टिक इंडस्ट्री पे बात हो जाए। एक तो ये बताइए कि हाउ बिग इज दिस इंडस्ट्री, इस पे इंपोर्ट का कॉम्पिटेंट क्या है, इज इट ए ग्रोइंग इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, और इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ओवरऑल मुल्क में तो प्रॉब्लम है जो है वो हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पहले तो इसका साइज बताइए कि हाउ बिग इज इट, कितना बड़ा एम्प्लॉयर है। देखिए मैं समझता हूँ कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है ना, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि इन द वर्ल्ड, ये एक मदर इंडस्ट्री की इसको हैसियत हासिल है। उसकी वजह ये है कि अगर हम इसकी बिल्कुल शुरू में चले जाएँ, थोड़ा सा टाइम मैं आपको लूँगा कि प्लास्टिक को क्यों ईजाद किया गया था, क्यों बनाया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी तो उस वक्त ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसा कोई मटेरियल हो जो लाइट वेट भी हो और उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हों वो मेटल की हों। अच्छा। तो उसके ऊपर उस वक्त मेटल की क्वालिटी हो और लाइट वेट हो, इजी कैरी हो और सस्ता हो। तो ये चीज़ें उस वक्त शुरू हुई उसके ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डेवलपमेंट हुई, इसमें बेशुमार इसके अंदर जो है ना क्वालिटीज़ आती हैं, बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, कैटेगरीज हैं। तो प्लास्टिक जो है ना ये तो एक्चुअली इज़ अ रिप्लेस्ड मटीरियल, और इसकी अगर डेफिनेशन में जाएंगे तो वो है दैट कैन बी मोल्डेड, जिसको आप मोल्ड कर सकें वो दैट इज़ प्लास्टिक, वो इसमें है। अब इसके अंदर बहुत हल्का प्लास्टिक भी होता है, बहुत मजबूत भी होता है, जिसके अंदर आप देखें कि सस्ती चीज़ें आप देखना चाहें तो आपके घर में मिल जाएंगी, आपको बकेट भी मिल जाएगी, और अगर हाई फाई उसमें आप जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी आइटमें हैं, तो आज जो दौर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चीज़ आपको मिलेगी, मोबाइल ले लीजिए या एसी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उसके अंदर आपको एक प्लास्टिक मिलेगा, उससे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स मिलेंगी, सामान मिलेगा। जो इसका जो फ्रेम होता है आमतौर से प्लास्टिक है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे तो ये प्लास्टिक हर जगह आपको मिल रहा है। गाड़ी के अंदर मटेरियल, आपका फर्नीचर आप ले लीजिए, फर्नीचर इज ऑल्सो रिप्लेस बाय प्लास्टिक। अब ये बहुत तेजी से हो रहा है क्या? जी हाँ, ये हर जगह लकड़ी को रिप्लेस कर रहा है, हर चीज को रिप्लेस कर रहा है ना। देखिए हर फील्ड में रिप्लेस, मेटल को भी रिप्लेस कर रहा है, मेटल को रिप्लेस कर रहा है, ये चीज प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक है। आपकी गाड़ी के अंदर गाड़ी के बम्पर्स प्लास्टिक के बनते हैं पूरे के पूरे। देखिए किसी जमाने मेटल की आवाज आती थी, अब आवाज अब वो बल्कि ना सिर्फ उसको बल्कि वो शॉक को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और पहले एक जो उसमें फर्क आ चुका है सोच में कि पहले ऐसा होता था कि इतनी मजबूत गाड़ी हो कि सामने वाले उड़ा दे, अब ऐसा नहीं, अब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सामने उड़ेगा, आप ही उड़ेंगे। हाँ, तो ये चीजें जो है ना, देखिए उसमें भी आ गया, आपके एयरक्राफ्ट के अंदर वो आ गया। हाँ, एयरक्राफ्ट के अंदर जाए तो पूरी का अंदर का पूरा जो पूरी प्लास्टिक ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। ग्लास फाइबर इज प्लास्टिक, एवरीथिंग इज प्लास्टिक। ABS है, PE है, पॉलीथिलीन है, पॉलीथीन बैग शायद आपने उसकी वजह से PE का नाम ज़्यादा सुना हो या PVC सुना हो, तो ये कॉमन ज़रूर है। पॉलीप्रोपिलीन, ये वोवन बैग्स है, हर चीज़ जो है प्लास्टिक उसके अंदर आ रही है। आपका कहना है कि ये मदर इंडस्ट्री है, इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। बिल्कुल। हाउ इज इट इन पाकिस्तान? शुरू से ज़रा बताएं। देखिए मुझे एक चीज़ याद है, मैं जब हम एक दफ़ा इंडिया गए थे
तो एक ही चीज़ की फरमाइश आई थी, हमने पूछा था भाई क्या चाहिए पाकिस्तान से, उन्होंने कहा था रहबर के कूलर ला। तो बड़ा अच्छा लगा था, और इत्तेफाक से आप आजकल रहबर के मालिक भी हैं। तो ये क्या हमें शुरू से क्या कुछ एडवांटेज रहा है इंडिया के ऊपर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जैसे रहबर कूलर एक एग्जांपल है उसकी, व्हाई somebody could not make rubber quality cooler in India and Pakistan was making it? देखिए मैं इसमें अर्ज करूँ कि बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। जी आप सही कह रहे हैं। 84 की गालिबन आप बात कर रहे हैं। तो उस वक्त असल में ऐसा है कि प्लास्टिक जो है हमारे यहाँ जो अपना तो नहीं बनता, बहुत कम बनता है, अब बनना शुरुआत हुई थी इसकी रॉ मटेरियल की। हमारे पास जो क्वालिटी है वो सर्टेनली बहुत बेहतर है इंडिया की। इसकी जो रॉ मटेरियल तो वही होता है जो प्लास्टिक ग्रेनुल्स आते हैं, ये बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का। हाँ, एक्चुअली क्या है कि आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, इट्स अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और इसका वो कहते हैं हम प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड, जो पहले अभी भी मार्केट में इसको पाउडर कहा जाता है, क्योंकि किसी ज़माने में पाउडर शेप में आता था। आज भी आता है पाउडर शेप में, लेकिन पीवीसी के अंदर। अच्छा, तो पीवीसी के अंदर ये पाउडर शेप में आता है, जिसे आप यूपीवीसी के आजकल आप देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ सैनिटरी की जो इतनी बड़ी फील्ड है, इसके अंदर पाइप्स हैं जो किसी ज़माने में उसकी लोहे की, हाँ बिल्कुल लोहे के हुआ करते थे, बीड़ के, या फिर वो क्या कहते हैं सीमेंट के हुआ करते थे, और चीज़ें होती थी। अब जो है ये सब ये प्लास्टिक रिप्लेस। इसकी वजह ये रस्ट नहीं लगता, इसकी लाइफ ज़्यादा है, इस हवाले से। सबसे ज़्यादा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पे। नाज़रीन हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें प्लास्टिक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे, और हमारे साथ मौजूद है इत्तेशामुद्दीन साहब, जो कि चेयरमैन हैं काटी के भी और फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। बहुत लंबा इनका एसोसिएशन प्लास्टिक इंडस्ट्री पे, तो आज हम इनसे ज़्यादा इस पर मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक इंडस्ट्री एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये हर चीज़ को रिप्लेस कर रही है, लकड़ी को भी रिप्लेस कर रही है, लोहे को भी रिप्लेस कर रही है, और आप देखते हैं कि हर चीज़ में इसकी पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है। इट्स ग्रोइंग इंडस्ट्री, मदर इंडस्ट्री, और पाकिस्तान में भी ये इंडस्ट्री बहुत पहले से है। और हम यह पता करना चाह रहे थे कि इसकी रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, और फिर हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं। तो जो कंटिन्यू करते हैं, अभी हम ब्रेक से जाने से पहले आप बता रहे थे कि इसका जो रॉ मटेरियल एक्चुअल वो ग्रेन्यूअल या पाउडर फॉर्म में इंपोर्ट हम करते रहे हैं अब तक। असल में ऐसा है कि प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड कहलाता है, और ये हमारे यहाँ कह लीजिए कि अबाउट 90% तो हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। 90% अभी तक इम्पोर्ट है। चाहे हमारे यहाँ अपने भी बन रहा है, इसके अंदर पैट का बन रहा है, लेकिन वो 100% हम खुद नहीं बना रहे, हम सेमी फिनिश मंगवा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिनिश करते हैं उसको हम फिनिश कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारा PET जो पैट बॉटल्स आप देख रहे हैं वो बना रहे हैं, PVC हम बना रहे हैं, पॉलीस्टाइरिन बना रहे हैं। पॉलीस्टाइरिन जो अक्सर स्टेशनरी में आप देखते हैं, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ ऑलरेडी बनना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर जो शुरू में बहुत, अगर इसको थोड़ा पीछे चले जाएं तो इनफैक्ट ये एक प्लांट यहाँ लग चुका था, और मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जिस वक्त जापान और पाकिस्तान तकरीबन एक साथ खड़े हुए थे और तरक्की हासिल कर रहे थे। आज जापान कहाँ पहुँच चुका है, और हम 1960 की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे 1960 में जापान, पाकिस्तान, कोरिया, पाकिस्तान और चाइना बराबर हुआ करता था, जापान थोड़ा हमसे ऊपर, थोड़ा सा बिल्कुल आगे था। और उसकी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान में एक प्लांट भी लग चुका था, वलीका ने लगाया था। वलीका 3 के नाम से प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड यहाँ बनता था, मोलेसिस से बनता था। आप कचरे से जो फेंक देते हैं उससे हम बनाते थे, उसको बार वो नेचुरलाइज हुआ, फिर हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। और वो जो जगह थी यहाँ पे, एक इस जगह भी थी कोरंगी के अंदर ही, वो हमारे इलाके में ही थी जगह, जहाँ पे एक उसको प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड के हवाले से उसको बनाने के लिए एक एलोकेट किया गया था। वो भी हमने अब कुछ अर्से पहले बेच बाज दी, उसको भी वो भी ख़त्म हो गया, लिहाजा अब इसका फ़िलहाल कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ हुआ। लेकिन और ममालिक में, इवन इंडिया में, सब जगह पे आप देखेंगे कि नैप्सा क्रैकिंग प्लांट लगे हुए हैं, और अब तो गैस स्टेज भी आ गया है। सब लोग जो है ना प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड बना रहे हैं, और जो ये बना रहे हैं आज देखें वो कहाँ पहुँच चुके हैं।
ये गैस से बनता है? जी हाँ, गैस से भी बनता है, गैस स्टेज भी आ गया है, और नैफ्था उससे भी बनता है, नैफ्था से भी बनता है। हमारे यहाँ क्या ट्रेजिडी देखिए, हमारे रिफाइनरीज हैं, कोरंगी में 2 रिफाइनरीज हैं। अब जो इसके अलावा और भी होंगे, कोरंगी की बात कर रहा हूँ, जैसे 2 रिफाइनरी हमारे यहाँ भी हैं। जब नैफ्था हमारे यहाँ निकल जाता है, अब दूसरे काम करते हैं, तो ये नैफ्था को हम औने पौने जो है बेच देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, उससे वो प्लास्टिक बनाते हैं, हम उसे वापस खरीद लेते हैं, महंगा खरीदते हैं। अच्छा, नैफ्था को क्रैक करना पड़ता है? नैफ्था क्रैक का होता है, और उसका एक प्रोसेस होता है, ये प्लांट बहुत करके प्लास्टिक बन जाता है। हाँ, वो एक्चुअली हम नहीं करते, हम नहीं करते एक्चुअली। वो प्लांट बहुत बड़ा, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इट्स जस्ट ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ अ रिफाइनरी। लेकिन आप रिफाइनरी में तो लगा सकते हैं, लग रही है ना, सारे काम हो रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहा? और इतने बड़े पैमाने पर आप 90% इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना नैफ्था भेज देते हैं, हम अपना नैफ्था भेज देते हैं, वो उसको प्लास्टिक बनाते हैं, हम उससे वापस खरीद लेते हैं वैल्यू एडेड इंटरनेशनल प्राइस पे, कोई रिड्यूस प्राइस से ही लेते। तो बहरहाल ये प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड यहाँ पे आता है, और वो हम उसको खरीदते हैं, मुख्तलिफ से ग्रेड है, और उसको एक्चुअली इन शॉर्ट ही समझिए, उसको मेल्ट करके हम उससे दूसरी चीज़ें बनाते हैं। किसी से बॉटल बनती है, किसी से कोई बकेट बन जाती है, वाटर कूलर जैसे आपने कहा, ये सारी चीज़ें, ये सब इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हम बना रहे होते हैं। पाइप्स बन रहे हैं इसके अंदर। आजकल आप देख रहे होंगे जो ड्रेनेज के और सीवरेज के पाइप्स हैं, इवन गैस के लिए पाइप जो हैं, ये सारे जो हैं इसके अंदर प्लास्टिक में बनना शुरू हो चुके हैं। स्टेशनरी के अंदर, मतलब यू जस्ट नेम इट, और प्लास्टिक आपको मौजूद होगा। स्टेशनरी तकरीबन प्लास्टिक में कन्वर्ट हो चुकी है, हर जगह जो है प्लास्टिक उसके अंदर आपको मौजूद है। एक दफ़ा शहंशाह ईरान ने आज से 30-40 साल पहले एक बात कही थी कि ये जो हम पेट्रोलियम को जला रहे हैं गाड़ी की सूरत में, ये बहुत ही क्रूड एंड बहुत ही गलत काम हम कर रहे हैं। ये जो मटेरियल है, ऑयल या गैस, ये तो ये है कि इससे कितनी ज़्यादा वैल्यू एडिंग हो सकती है, दुनिया में बहुत ज़्यादा इससे काम किया जा सकता है। इसको गाड़ी में जला देना तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी है। एज ए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अगर हमारे यहाँ आप कंजम्पशन को देखेंगे प्लास्टिक में कितना कंजम्पशन है, तो पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 से 3 किलो पर पर्सन पर एनम का कंजम्पशन आता है, जबकि दीगर ममालिक में 8 से 12 किलो, इवन 16 किलो तक ये जाता है जो पर पर्सन। अगर इसको आप देखें तो इतना कंजम्पशन जा रहा है। हमारे यहाँ इतना नहीं, हमारे यहाँ बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि इसकी ग्रोथ की बड़ी बहुत गुंजाइश है। अच्छा, इस वक्त क्या पोजीशन है आप लोगों की? इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं आप लोग? इसमें ऐसा है कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, इसमें 2 सेक्शन आप कर लीजिए। एक तो कैटेगरी वो जो ऑर्गेनाइज है, निस्बतन बेहतर है, और एक वो जो अनऑर्गेनाइज है, या आप उनको कह लीजिए कि जिसको हम स्मॉल एंड मीडियम साइज, ये एक मशीन लेकर भी आप काम कर सकते हैं। इंडिविजुअली वो भी काम कर सकते हैं। प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन आपने लगाई और उस पर भी आप कोई चीज़ प्रोडक्ट, कोई चीज़ नहीं, उस साइज की हवाले से वो चाहिए। एक्चुअली ऐसा होता है कि इसके अलग अलग प्रोसेस है। बॉटल बना लिए तो उसकी मशीन डिफरेंट है, और अगर आपको ये कप बनाना है तो इसकी मशीन डिफरेंट है। ये इंजेक्शन मोल्डिंग में बनेगा, बनाना है तो कुछ और। हाँ, ये अगर आपको ये बनाना है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग पे बनेगा। आपको बॉटल बनानी है तो ब्लो मोल्डिंग मशीन में बनेगी, ब्लो मोल्डिंग मशीन। पाइप बनाना है एक्सट्रूजन पे बनेगा। तो ये अलग अलग फॉर्म है, हर एक के अंदर उसको मेल्ट किया जाता है, उसके बाद उसको शेप दिया जाता है उस हवाले से। तो बहरहाल आप फरमा रहे थे फॉर्मल मिला के, जी हाँ, आपके ख्याल में कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता होगा? तो मिलियंस के अंदर जाएगी, मिलियंस बिल्कुल इसके अंदर लोग जाएंगे, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये कोई घर में भी 1-2 मशीन लगा के बीवी बच्चों के साथ मिलके, बिल्कुल जापान में यही हो रहा है, जापान में ऐसा ही होता है। अच्छा, जी हाँ, वहाँ पर अगर आप कोई छोटा कोई काम, क्योंकि देखिए वो कंट्रीज बड़े एडवांस हो चुके हैं, बहुत महंगे हो चुके हैं, तो अब कोई बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, मिसाल के तौर पर टोयोटा कंपनी है, उसने ये सारी चीज़ें खुद नहीं करी हुई, वो एक जगह पे बैठ गए हैं, उनके इर्द गिर्द सब वेंडर्स हैं, और आपको हैरत होगी कि उनके पास 1-2 घंटे से ज़्यादा की इन्वेंट्री नहीं होती टोयोटा में। अच्छा, ये सारा सप्लाई उनको उनके वेंडर्स दे रहे होते हैं, वो सारा उनका काम ये उसको चेक करना, उससे सप्लाई लेना। तो हमारे यहाँ इससे अभी हम बिल्कुल पीछे हैं, और हम चाहिए कार इंडस्ट्री ये टोयोटा वगैरह लगे थे, तो उम्मीद ये हुई थी कि जैसा आपने कहा कि इर्द गिर्द उनको सप्लायर्स पैदा हो जाएंगे बहुत सारे, लेकिन वो हुआ नहीं। सुजुकी को देखिए वो हुआ है, लेकिन बहुत कम, ज़्यादा नहीं हो सका। उसकी वजह ये है कि क्वांटिटी बड़ी कम है। अच्छा, जब इस इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो जाएगा बेहतर, और जब आपकी रोड्स बन जाएंगी, अभी तो जो शहर इस वक्त पहले से मौजूद हैं उन्हीं में सारा काम हो रहा है ना। कराची के अंदर ही 600 गाड़ियाँ रोज़ाना आ रही हैं, या लाहौर में है, या और जो पहले से,
नए शहर आबाद हो, नई चीज़ें, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन उस हवाले से बढ़ता है। सब ममालिक में ये हुआ, उन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद जो है ना, जब आप देखें कोई रोड बन रही है ना, उसके बराबर में एक पान का खोखा लग जाएगा, एक छोटा होटल खुल जाएगा, कोई ना कोई काम शुरू हो जाता है। तो प्लास्टिक के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर गुंजाइश है बहुत ज़्यादा। हमारे पास जो इंडस्ट्री लगी हुई है उसके अंदर मैं समझता हूँ तकरीबन 20-1 हज़ार यूनिट्स लाजमी तौर पे होंगे, लेकिन इसमें छोटे यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बड़े यूनिट्स कम है। तो ये बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन करता है। बिल्कुल तो एक करता मशीन, है, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल एक घर में किसी ने एक मशीन लगा ली, मियाँ बीवी बच्चे सब बिजी हो गए, कॉटेज बहुत ज़्यादा पैसे भी इसमें नहीं लगे, ज़्यादा पैसे भी, पूरे ख़ानदान एम्प्लॉयड हो गया। तो ये इज़ अ गुड थिंग, ये काफ़ी असल में इसको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली इसको हमेशा से जो है ना एक वो रेवेन्यू जनरेशन का वो बनाया गया है पॉइंट के, जिससे कितना टैक्स इस पे है? अब जो मशीनरी के ऊपर भी इस पर टैक्स लग गया, 16% इस पर टैक्स GST लग गया, जो पिछले साल तक नहीं था। तो मशीनरी पे सारी दुनिया में कोई टैक्स नहीं होता, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। आप इस पर टैक्स तो आएंगे तो इससे कुछ आप तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे ना। हाँ। अब उसको जवाब ये बनाया गया है कि साहब मशीनरी पे टैक्स लगाए, ताकि हम GST को बढ़ाना चाहते हैं, अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए। कैसे आएंगे? 50 लाख तक की खुद मौजूद है एग्जेम्पशन, गवर्नमेंट खुद कहती है 50 लाख का टर्नओवर आपका है तो आपको GST में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। तो एक आदमी 5 लाख की 10 लाख की मशीन खरीदने के लिए 16% टैक्स भी देता है, जो एडजस्ट ही नहीं कर सकता वो। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। इसके बावजूद अच्छा ये शायद हो सकता है कि ये पहले की फिगर है जो मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट ने फिगर्स दिए। प्लास्टिक मशीनरी इंपोर्ट ये है 2009-10 से लेके 2010, ये 9-10 और 10-11 के दरमियान जो तब्दीली आई वो इंपोर्ट पे वो 11.35% इंक्रीज। प्लास्टिक मटेरियल इंपोर्ट में 17.44 पॉइंट का इंक्रीज। बिल्कुल। एक्सपोर्ट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एंड आर्टिकल्स में 34% का इंक्रीज। तो आप ये समझते हैं कि ये 11 के बाद लगा है टैक्स? देखिए ये, हाँ, ये जो अभी बजट अभी लगा है, अभी जो बजट है, तो अब ये अगले इस साल हम कमी देखेंगे? बिल्कुल कमी हो रही है। हमने फिगर्स लिए हैं और खुद भी चेक किया है। जो मशीनरी है ना वो डिस्करेज होना शुरू हो गई, बल्कि इसके साथ साथ अंडरवाइसिंग शुरू हो गई और मुख्तलिफ प्रॉब्लम। देखे ना आप, अभी कुछ जितना टैक्स लगाते जाएंगे चोरी शुरू होती चली जाएगी। हाँ। अब उसमें गवर्नमेंट एडजस्टमेंट दे देती है सेल टैक्स के अंदर, मगर बात यह है कि उसके अंदर ऐसे प्रोसीजर है कि अगर किसी को लेना है वो एक आदमी परेशान हो जाता है। इवन जो ऑर्गेनाइज आदमी है वो गारंटियाँ दे, सब कुछ करे, उसके बाद एडजस्टमेंट करे। मशीनरी का बड़े मसाइल है। पहले तो एक दफ़ा में आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते पूरे, फिर बाद में नोटिफिकेशन आया कि साहब अच्छा थी, आप मशीनरी का एडजस्टमेंट आप ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है? प्लास्टिक मशीनरी के ऊपर या मशीन में समझते प्लास्टिक या किसी मशीनरी पर टैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, ख़ास तौर से एक ऐसी इंडस्ट्री जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक्सपोर्ट प्लास्टिक मटेरियल एंड आर्टिकल्स, 34% ग्रोथ है इस पीरियड में, इससे 10-11 में। और ये तो ग्रोइंग इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है हमारा। एक्सपोर्ट अगर ग्रो करेगा तो ये हमें रेवेन्यू ला के देगा और हमारी एक तरह से यहाँ की जॉब्स एक तरह से वो हम भेज रहे हैं बाहर, उसको डिस्करेज करना तो सही नहीं लगता। देखिए बस वो मैंने से आपको अर्ज किया कि इसको रेवेन्यू अर्निंग बस वो है ना, कमाऊ पूत है, उसी के ऊपर सब कुछ बोझ डाला चला जा रहा है। तो आप ये देखें, जापान, ताइवान, इन लोगों ने ये फूल बना बना के प्लास्टिक के करोड़ों अरबों रुपए के एक्सपोर्ट कर दिए, उससे रेवेन्यू कमा लिया। तो अगर हम भी ये इसको एनकरेज करें तो ये तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा दे सकती है इंडस्ट्री। अच्छा, इसमें यहाँ पे रिसर्च ने बताया कि बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ प्लास्टिक इन साउथ एशिया, इंडिया के बाद हमारा ही नंबर आता है। जी बिल्कुल। असल में बात ये है कि उनका साइज़ बड़ा है, वॉल्यूम भी उनका तो हमारा मुकाबला नहीं, तो लेकिन हम अपने जितना हमारा साइज उसके हवाले से हम भी काम कर रहे हैं और हमारे भी बिल्कुल सिलसिला चल रहा है। अच्छा, इसमें ग्रोथ रेट ऑफ 3% विद प्लास्टिक इंपोर्ट इंक्रीजिंग, 3% से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। देखिए ये फिगर्स शायद थोड़े से पुराने हों। अच्छा। तो ग्रोथ रेट तो हमारा इससे बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल थोड़ा सा कम हो गया, या अभी कहना चाहिए थोड़ा कम हो गया। उसकी वजह यह है कि एक तो एनर्जी क्राइसिस आया, फिर हमारा डॉलर आप देखें कहाँ से कहाँ चला गया। प्लास्टिक इंपोर्ट होता है मेनली, तो हम 60 से जो है ना 90 प्लस पे चले गए डॉलर में। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो अबाउट 60% आपका जो है ना वो बढ़ गया या डीवैल्यू हो गया हम। तो एक्सपोर्ट के हवाले से एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा होगा, लेकिन हम तो ये बात कर रहे हैं इंपोर्ट की। मशीनरी इंपोर्ट होती है, मोल्डिंग कंपाउंड इंपोर्ट होता है,
तो अगर प्लास्टिक की बात करें तो हमें नुकसान हो गया। अच्छा, तो इस हवाले से हम जो है नुकसान में आ गए, लॉस में चले गए। अच्छा ये बताइए कि अभी अगर कोई जो हमारे लोग सुन रहे हैं इस वक्त, अगर कोई इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ले तो कौन से एरियाज़ हैं जहां वो जा सकते हैं एक एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिससे आपको कंपटीशन तो थोड़ा क्रिएट होगा लेकिन कंट्री को फ़ायदा हो, ऐसी चीज़ जैसे आप हमने देखा कि एक्सपोर्ट होता है ये ठीक ठाक, इसकी टोटल एक्सपोर्ट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इज़ 345 मिलियन। और जैसे आपने जापान की मिसाल दी कि अगर ये और होम इंडस्ट्री की तरफ से डेवलप होना शुरू हो जाए, हमारे कॉस्ट ओवरहेड्स कम हो जाते हैं उसमें, और हम और कम्पिटिटिव होते चले जाएं, हम दुनिया से कम्पीट करने की बात करें, तो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को तवज्जो देनी चाहिए? देखिए जो नए आने वाले लोग हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व अभी फ़िलहाल नहीं होना चाहिए जो स्टेज बाय स्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कूलर बनाना चाहता है, इस वेलकम जरूर बनाए, लेकिन वो एक ऐसे नहीं बन जाता, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, फिर उसके अंदर इंसुलेट किया जाता है, सब चीज़ें उसको चेक किया जाता है, उसको लंबा प्रोसेस। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंगल प्रोसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलीथीन बैग बनाना चाहता है तो वो प्रोसेस इतना तवील नहीं है। हैंगर बनाना चाहता है, वो कोई अगर मिसाल के तौर पे इस तरीके से कोई पेन वगैरह पेन में भी काफ़ी पार्ट्स चाहिए। अच्छा, सिंपल चीज़ें सिंगल शॉट कहलाती हैं। अच्छा, जो हाउस होल्ड के आइटम्स कहलाते हैं, मिसाल के तौर पे मग है, बाल्टियाँ हैं, या इस तरह की और बेशुमार मतलब हजारों चीजें। कि अगर हम कम्पिटिटिव हो जाए तो एक्सपोर्ट कर सकेंगे ज़्यादा? हम सर्टेनली कर सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बड़ी डिमांड है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। अच्छा, हम उसको बात यह है कि हम वहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी थोड़ी देर पहले कोरंगेशन में तारिकपुरी साहब जो चेयरमैन अपना चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टेडैप, वो तशरीफ लाए थे, तो मैं उनको तवज्जो दिलाई इस तरफ कि क्या वजह है कि प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड इंटरनेशनल प्राइसेस पे बिक रहा होता है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अगर बन रहा है तो पाकिस्तान में सस्ता है और किसी और जगह महंगा है, नहीं, ये इंटरनेशनल प्राइस होती है इसकी, उस पर ये बिकता है। क्या वजह है कि हमारी कॉस्ट पर दूसरा नेबरिंग कंट्रीज बेच रहे होते हैं, हम नहीं कर सकते? सर्टनली उनके पास हिडन सब्सिडीज हैं, कुछ तो कुछ है ना। हम तो फॉर्मन जाके एग्रीमेंट साइन कर, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम करते शुरू हो जाते, अपने आप पाबंद कर लेते, लेकिन हमारी कॉस्ट के ऊपर वो बेच रहे होते हैं। इवन मुस्लिम कंट्रीज में हम जाते हैं कि जी हम पाकिस्तान से आए, वो कहते हैं जैसे आपकी तो प्राइस इतनी है, तो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो कहते हैं जो हमारी जो लैंडेड कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, उस पर वो फ्री कैसे बेच रहा है, कहीं ना कहीं सब्सिडी। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ हमें ऑन बोर्ड ले, हमारे साथ डिस्कस करें और देखें। फिर ये जो कहते हैं इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका फ्रेट का एक बड़ा इशू रहता है, तो उस पर किसी तरीके से सब्सिडाइज होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ प्लास्टिक तो गवर्नमेंट को बहुत अर्न करके दे सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिशनल आइटम है। मैं ट्रेडिशनल आइटम के खिलाफ नहीं हूँ, हमारे काटी में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ट्रेडिशनल आइटम बना रही है, ज़रूर बनाए, कॉटन और दीगर चीज़ें ज़रूर बनाए, वो हमारी बैकबोन है। लेकिन जापान में क्या है, जापान का क्या अपना कुछ क्या ग्रो होता है उसके अंदर, कोई कॉटन नहीं होता, कुछ नहीं होता ना। लेकिन आज जापान कहाँ खड़ा हुआ है, उसके रिजर्व कहाँ पर है, इवन चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, ये रीजन बनाता है, उसी से चीजें बनाता है, वैल्यू ऐड करता है। बात ये है कि इन चीजों को नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स है, इनको भी करना चाहिए, ताकि सारे आपने अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, सब चीजें आप डिवाइड करें अपने रिस्क को, ताकि हम बेहतर काम कर सकें। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर इंडिया से हमारे ये सेफ्टा के तहत हमारी तजारत खुल जाए, MFN, तो हाँ, MFN सेफ्टा एग्रीमेंट के तहत हमें ड्यूटीज़ वगैरह सब खत्म कर देनी है, प्लास्टिक इंडस्ट्री हमारी बचेगी या ख़त्म हो जाएगी? देखिए, मैं आपको यस करूँ कि इंडिया साइज़ में बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हमें सिर्फ एक चीज़ की अगर एश्योरेंस गवर्नमेंट दे दे, जो भी हमारे लोगों के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, वो एक चीज़ का ध्यान रखे, सेम हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। हम फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको इतनी बड़ी मार्केट है। हाँ, हमारी क्वालिटी बेहतर है। आज भी जैसे आप रबर का कूलर तो 84 से बिक रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो मशहूर है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल बिक सकती है, हम जीत सकते हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आपने अच्छी बात कही, बहुत इंकरेजिंग बात की, ट्रू लीडरशिप आपने दिखाया। इंशाल्लाह मार्केट खुलेगी, हम कम्पीट करेंगे, जीतेंगे हम। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन जाते जाते एहतशाम साहब ने जो बात कही कि प्लास्टिक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये बढ़ती चली जा रही है। इसमें हमें चाहिए कि ध्यान दें, ट्रेडिशनल आइटम अपनी जगह पे, इस पे हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं
और इन्होंने बड़ी हिम्मत की बात ये कही कि हमें इंडिया से कोई खौफ नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर हो तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे और गिवन द साइज ऑफ द इंडियन मार्केट दिस इंडस्ट्री विल गो प्लेसेस। इसी के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।